नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किच्छा में राजेश शुक्ला के लिए मांगे वोट, बोले बीजेपी के पक्ष में है प्रचंड लहर। राजनाथ बोले कांग्रेस पुष्कर को फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर और फायर दोनों है। पीएम मोदी ने नैनीताल और उधम सिंह नगर में की वर्चुअल रैली, कांग्रेस के 4 धाम 4 काम का बताया मतलब। सतपाल ब्रह्मचारी ने मदन कौशिक से बताया जान का खतरा, आरोपों की लगाई झड़ी। जनरल बीके सिंह ने बद्रीनाथ प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के लिए मांगे वोट, जनसभा को किया संबोधित। मसूरी एमपीजी कॉलेज में बीए और बीएससी के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित न होने से छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में महज 1 सप्ताह से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैली में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि और कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के चुनावी कैंपेन 4 धाम 4 काम पर भी सवाल उठाए। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से और इनके नारों से लगाया जा सकता है। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहाँ सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको 4 धाम की याद नहीं आई। आज डबल इंजन की सरकार 4 धाम को दिव्य और भव्य बना रही है, 4 धाम के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 4 काम आते हैं, वो 4 काम क्या है मैं बताता हूँ। पहला काम ये, जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम ये कि जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम ये, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, योजनाओं में भेदभाव करेंगे। चौथा काम, बरसों तक परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुमाऊं की 2 विधानसभा सीटों गंगोली हाट और जागेश्वर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भाजपा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कर रही है। कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास के सहारे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो उत्तराखंड में नेता घोषित नहीं कर पा रही है, हमने तो सीएम धामी को जनता के सामने पेश करा है। कांग्रेस में अंदर अंदर चिंगारी सुलग रही है, घर को ही आग लग रही घर के चिराग से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीयत और ना ही कोई नारा। कांग्रेस ने देश लूटा, प्रदेश लूटा, लेकिन अब और नहीं लूटने देंगे। इनकी बात झूठी, हर वादा झूठा, अब और नहीं झुकने देंगे। राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड के सीएम सरल हैं, सौम्य भी हैं और नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म की चर्चा खूब हो रही है, फिल्म का नाम है पुष्पा। पुष्कर सुनकर कांग्रेस उनको केवल फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। ये पुष्कर सिंह धामी ना रुकेगा ना झुकेगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लिहाजा तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों द्वारा ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं जारी है।
मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा क्षेत्र के डोरा डैम और ग्रामीण क्षेत्र शांतिपुरी में भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएंगे। ये तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है, एक वर्ग विशेष को रिझाने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा 60 से ज्यादा सीटों पर काबिज होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशी और नेता अपने काम और विपक्ष की नाकामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। हर किसी का प्रयास है कि वो किसी भी तरह चुनाव में जीत हासिल कर ले। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरिद्वार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने अपनी जान को भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक से खतरा बताया। उन्होंने कहा, इन चुनावों में मदन कौशिक उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। ये आदमी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरा शहर जानता है कि बीते 20 सालों में इस आदमी ने कितनी संपत्तियां बनाई है। प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, उनका सबसे पहला उद्देश्य नशा मुक्त हरिद्वार करना है। यदि वे विधायक बनकर आते हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी कि वह हरिद्वार को विश्व की पहली नशा मुक्त धर्मनगरी बनाए। कहीं भी खा सकता था, अरे पढ़ाई करके रोटी खा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे जैसे व्यक्ति के पीछे माता के गुंडे सतपाल ब्रह्मचारी के साथ चल रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर एक भी गुंडा साबित कर दे, मैं आज भी अपना पर्चा वापस ले लूंगा। मदन जी गंगा दे उठा के कहते सतपाल ब्रह्मचारी के साथ ये गुंडे घूम रहे हैं। मैं 50 के लिस्ट आपको दे सकता हूं। हरिद्वार का हर माफिया मदन कौशिक के साथ होगा, भूमाफिया उसके साथ होंगे। मैं पुनः हरिद्वार की जनता से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, ये बदलाव जरूरी है शहर हित में, नहीं तो आने वाला समय भगवान ही मालिक होगा, क्या करेगा क्या नहीं। सतपाल ब्रह्मचारी चला जाएगा तब भी कोई पूछने वाला नहीं। या तो भैया ना बच्चे है ना बीबी है, उनको कुछ सोचना होगा तो सोचेंगे पुनः। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के बिडोली गांव में जनसभा का आयोजन किया। गणेश गोदियाल ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय विधायक निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में जनता को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, जो कि साकार होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जनता समझदार है, उनके प्रलोभन में नहीं आने वाली। साथ ही विधायक द्वारा जनता के हकों को मारने का काम किया गया है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए सभी लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मुहैया हो सके। वहीं जनसभा में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा जनता के साथ छलावा किया है, जिसका खामियाजा 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में भुगतना होगा। मुझे कई शिकायतें मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्षेत्र में ऐसे बहुत ही निचली हरकतों पर आ गए हैं कि जो लोकतंत्र में मान्य नहीं है। और हमारे पतेरे लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है कि जबकि आचार संहिता लागू है, धन सिंह रावत जी टेम्पो में सामान लेके जा रहे हैं, गांव में बांट रहे हैं। तो ऐसे में जो है, ऐसे में स्वाभाविक है कि आरोप लगेंगे। अगर सामने दिख रहा है तो आरोप लगना तय है। उत्तराखंड की जनता ने जो मन बना रखा है कि प्रदेश में कांग्रेस को लाना है, मैं लोगों के चेहरों पर ये खुशी देख रहा हूं कि लोग इस विश्वास के साथ कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की। उनकी जबरदस्त लहर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक, गरीब सब लोग नाराज हैं और इस बार गणेश गोदियाल जी प्रचंड बहुमत से हमारे इस श्रीनगर विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह जगह जगह उनके साथ लोग आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि गणेश गोदियाल जी इस समय भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि रोजगार कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया है, हम 4 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, हम गैस का सिलेंडर 500 से नीचे रखेंगे, वो निश्चित रूप से। केंद्रीय मंत्री सेना निवृत्त जनरल बीके सिंह ने बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विधायक महेंद्र भट्ट के लिए वोट मांगे। जोशीमठ रविग्राम खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीके सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र और प्रदेशों का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, एक बार फिर से विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मात्र झूठ और भ्रम पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन जनता को सब पता चल चुका है। इसीलिए देश से ही नहीं, प्रदेशों से भी कांग्रेस का सफाया हो रहा है। अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने 5 साल विकास देखा है, और ऐसा विकास जो ज़मीन के ऊपर है, किताबों में नहीं है, कहानियों में नहीं है, झूठे वायदों में नहीं है। वो विकास जो ज़मीन पर होता है, और ख़ासकर इस विधानसभा में जहां पूरी कोशिश की गई
कि हर गांव को कनेक्टिविटी मिले रोड के द्वारा, हर घर गैस पहुंचे, बिजली पहुंचे, जो मूलभूत चीज़ें हैं जो पहाड़ के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जब नहीं मिलती हैं तो लोग वहाँ पलायन करने लगते हैं। तो उस सब की जब देखभाल होती है तो लोगों के अंदर विश्वास जगता है, और ये पूरे प्रदेश का कार्य है। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है सर इस बार? देखिए, मैं सीट की कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि हम 60 जीतेंगे तो आप कहेंगे 61 क्यों नहीं जीते आप। तो सिर्फ मैं ये कहूँगा, हमारी पार्टी बहुमत से जीतेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी, ताकि आगे आने वाले दिनों में अच्छे फैसले लिए जा सके और जनमानस के लिए और अच्छी अच्छी चीजें इस प्रदेश के अंदर। जनरल साहब, आपने एक पहाड़ी टोपी पहनी है और देश के प्रधानमंत्री भी इन दिनों ये पहाड़ी टोपी पहनकर हमने देखा हुआ है, कई लोकसभा में भी उन्होंने ये पहनी थी। तो किस तरीके से एक संदेश देना चाहती है बीजेपी इस टोपी के बाद? देखिए, मैं तो फौजी में तो जहाँ जाता हूँ वहाँ की टोपी पहनता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ में है टोपी इसलिए होती है कि एक तो सम्मान होता है और दूसरा सर्दी से बचाव। जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का स्नेह जनता द्वारा मिल रहा है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और क्यों ना हो, आखिरकार लंबे समय से दर्द था, गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत प्रकार ना पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती थी। आज हमने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सड़कों का एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने कल्पना नहीं की होगी उन गाँवों तक हमने सड़कें पहुँचाई है, हर घर नल का प्रोजेक्ट दिया है। इसके साथ साथ कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से मैंने स्वयं भी विधायक निधि के बाद 2 करोड़ रुपया जो हमने उनके इलाज दवाइयाँ जो घर घर भेजी हैं, उसका एक स्नेह जनता द्वारा मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है पिछली बार से ज़्यादा मतों से बद्री विशाल का आशीर्वाद होगा तो बजना विधानसभा जीत। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है। हम भी बिजली भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मोहन काला ने सुमाड़ी में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। बारात घर बनाया, दवाइयाँ कराई। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें।
ऋषिकेश विधानसभा के दंगल में शहर के विकास के साथ जनता तक हर योजनाओं को पहुंचाने का वादा सभी दलों के प्रत्याशी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह नेगी भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनके जनसंपर्क अभियान में महिलाओं की भूमिका उनकी जीत को तय करती नजर आ रही है। मंगलवार को उन्होंने गुमानीवाला, मनशा देवी, गुज्जर प्लॉट, नंदू फार्म, सोमेश्वर नगर, गंगानगर आदि क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से समर्थन की अपील की। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जहां युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उन्हें खेल के प्रति उत्साहित किया, वहीं माता बहनों से संपर्क कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर काशीपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसे लेकर काशीपुर में बीएसएफ, पीएससी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिए गए। फ्लैग मार्च में जिले के कप्तान में बाजारों में घूमकर अराजक तत्व को सावधान करते हुए बाजार में फैली अव्यवस्था को सुधारने के साथ व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए गए। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सभी पुलिस बल आ गए हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो। कल 7 तारीख को हमारे पास 19 कंपनियां जो है वो पहुंच चुकी हैं और आज इसी के क्रम में 2 कंपनियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। और जहां तक प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई करना या वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, ये सभी समस्त तरीके की जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और फ्लैग मार्च लगातार जो है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शन तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पब्लिक की। सर, बात करें तो उधम सिंह नगर की, उत्तर प्रदेश की बहुत सारे जिलों की सीमाएं लगती हैं, ऐसे में 14 फरवरी को क्या बॉर्डर सील रहेंगे? देखिए 50 हमारे इंटर स्टेट बैरियर हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में इस ज़िले में बॉर्डर लगता है, तो उसमें सीएपीएफ तैनात रहेगी। और जहाँ तक सील करने की बात है, क्योंकि आवश्यक सामग्री मूव करती है, लेकिन हाँ रैंडम चेकिंग जिसको कहते हैं हम करेंगे, ताकि कोई भी चुनाव से संबंधित उसको प्रभावित करने वाली ना तो कोई आदमी ना कोई वस्तु यहाँ एंटर कर सके। सर, अब तक जितने भी चुनाव देखे गए हैं उत्तराखंड बनने के लेकर के अब तक सीमा बोर्डों पर लगातार जो है, चाहे वो पैसे की आवाजाही हो या शराब की हो, उस पर जो है लगातार आवाजाही रही है। इस बार किस तरीके से देख रहे हैं जो इस पर बंदिश पूरी तरीके से? देखिए ये सामान्य रूप से कोई भी आदमी ये काम नहीं करता है, इसमें गैंग्स काम करते हैं, तो उसमें पुलिस, एसओजी और एसटीएफ के माध्यम से हमने अपना कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। जैसे अभी तक का जो सीजर है सबसे ज़्यादा ज़िले में हुआ है और आगे 1 हफ्ते में और उनकी ब्रीफिंग की गई है, इंटेलिजेंस गैदर की गई है कि किन लोगों द्वारा ये कार्य किया जा सकता है, उन पे ध्यान रखा जा रहा है। इस बार इसके अलावा सर एक चीज़ और जो मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार जो है हमारे उधम सिंह नगर में चुनाव को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको किस तरीके से? देखिए इसमें लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और अगर वो क्राइम की श्रेणी में आता है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और अगर कहीं वो मिसकंडक्ट के रूप में आता है तो उसमें जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है उनके द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स को। और मेरे ख्याल से कल की संख्या अगर मैं बताऊं तो 30 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, चाहे वो विभिन्न पार्टियों से रिलेटेड है, तो चाहे वो कोविड गाइडलाइन हो और चाहे वो एमसीसी हो, मॉडल कोड हो, उसका अगर वायलेशन होगा और पुलिस के संज्ञान में या मॉनिटरिंग के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। सर, बात करें तो जिले में अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और कितना पुलिस बल इस बार तैनात है? देखिए टोटल 774 पोलिंग सेंटर्स हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे 218 जो है वल्नरेबल हैं और 238 क्रिटिकल हैं। तो जो वल्नरेबल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वहीं समर्थक भी जमकर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए घर घर जाकर तो कोई सोशल मीडिया पर जमकर वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में समर्थकों की खातिरदारी में कोई भी कमी न रहे, इसका प्रत्याशी पूरा ध्यान रख रहा है। प्रत्याशियों की आने जाने, रहने, खाने और पीने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए खास आदमियों को पर्ची की जिम्मेदारी दी गई है, जिन पर समर्थकों का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी है। पर्ची के मद में से ही खाने और पीने की व्यवस्था हो रही है, जबकि गाड़ियों के तेल के लिए भी पर्चियां बट रही हैं। शाम होते ही खाने और पीने की पर्चियों के लिए पार्टी कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जा रही है। समर्थक जमकर खाने और पीने का मजा ले रहे हैं। चिकन हो या मटर पनीर, लोग जमकर खा पी रहे हैं, साथ ही थैले भरकर घर ले जा रहे हैं। वहीं बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में जहां एक और भूख से हजारों लाखों लोग दर दर भटक रहे थे, तो वहीं गाड़ियां न मिल पाने के कारण लोगों को मीलों में पैदल चलना पड़ रहा था। ऐसे में ये नेता लोग उस वक्त इस तरह की पर्ची बांटते तो आज उन्हें वोट के लिए गाँव गाँव भटकना नहीं पड़ता।
भाजपुर विधानसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में जनता के बीच फिर से अपना लेखा जोखा लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंच रहे हैं। यशपाल आर्य भाजपुर विधानसभा से पिछली 2 बार से लगातार जीत दर्ज कर विधानसभा में भाजपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ये और बात है कि कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के पंजे के निशान के साथ यशपाल आर्य जनता के बीच पहुंचकर अपने 10 सालों के विकास कार्यों का हिसाब लेकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं भाजपुर क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित जनता भी उनको विकास पुरुष के रूप में देख रही है। पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार पोरी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां जनरल वीके सिंह ने पौड़ी बाजार का भ्रमण कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पोरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी पार्टी रही है, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया। अभी कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा संपर्क भी होगा लोगों के साथ और हमें पूरी आशा है कि जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया है, देश में किया है, जनता जो है वो पार्टी का साथ देगी। जनता का आरोप है तो उत्तराखंड को मजबूत करना है तो हमको अच्छा चीफ मिनिस्टर चाहिए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तभी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और जिसकी वजह से लोग आज मोदी जी को मानकर और जो मेरी लगातार जनता के बीच में आना जाना बना रहा है, इस वजह से लोग मुझे अथाह प्रेम और समर्थन दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही समर्थन मेरे साथ बना रहता है तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट होगी जो निश्चित है और एकदम 101% जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है, मैं ऐसा मानता हूँ। विश्वास है जनता का कि हम विकास के लिए यहाँ पर खरे उतरेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट भी करता हूँ कि जिस लिए जनता मुझे समर्थन करके विधानसभा भेज रही है, तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो भी संभव होता है विकास के लिए वो करने के लिए तैयार रहूँगा और हमेशा जनता के लिए सेवक के रूप में समर्पित रहूँगा। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनावी मैदान पर उतरे प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए नए हथकंडे अपनाए हैं। इसी को लेकर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर नजर आ रही है, जहां भाजपा से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली मैदान पर है। वहीं गोदावरी थापली की बहन कमला थापली भाजपा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, जिसको लेकर कमला थापली ने मसूरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में गणेश जोशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर लोगों को भाजपा के लिए मतदान करने की अपील की। मन बना लिया, मंत्री जी का काम देखकर ना ज़्यादा प्रभावित हो गई मैं ना। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम में उन्होंने हेल्प किया, लोगों का सिलेंडर घर घर में पहुंचाए, उसी टाइम से मेरे दिल से जुड़ गई मैं उनको ना। तो इसलिए मैंने तो मुझे बहुत मतलब मुझे लहर दिखाई दे रही है कि जोशी जी जीतेंगे और ज़्यादा पहले से भी भारी मतों से जीतेंगे। मुझे ये लग रहा है देखकर, जब मैं यहाँ आई मुझे इतना अच्छा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर, मान सम्मान मिला मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ और लहर अच्छी लग रही है मुझे। लगातार काम कर रही हैं आप भारतीय जनता जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है, मैंने 19 तारीख से ज्वाइनिंग करा, जनवरी 19 से, तो तब से मैं जुड़ी हूँ, लगातार काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, खुला घूम रही हूँ। परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं की? कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ बस, और मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, सच्चाई का साथ दिया है और दूंगी हमेशा। विधानसभा चुनाव की मतदान तिथि नजदीक आते ही चुनाव प्रचार अब तेज होने लगा है। चुनाव लड़ रहे हर प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। कोटद्वार के हर कोने में चुनाव लड़ रहे नेता और उनके समर्थक हर गली और मोहल्लों में मतदाताओं की चौखट पर हाथ जोड़कर वोट मांगते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेताओं की जुबानी जंग तेज हो रही है, शब्दों के बाण एक दूसरे पर खूब छोड़े जा रहे हैं। कोटद्वार में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे धीरेन्द्र सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी ऋतु भूषण खंडूरी को पैराशूट प्रत्याशी कहकर और वोट फॉर लोकल का नारा देकर कोटद्वार की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार की जनता की भावनाओं की अनदेखी करते हुए पैराशूट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें कोटद्वार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका निर्णय है, इसमें मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और मैं खाली ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो
दिल्ली से जो निर्णय लिया जाता है कि जो पैराशूट प्रत्याशी कोटद्वार पे बार बार थोप दिया जाता है और जो पैराशूट प्रत्याशी है, बाहर का प्रत्याशी है, उसका कोटद्वार की जनता, कोटद्वार के बारे में, कोटद्वार की जो यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ कोटद्वार कितना फैला हुआ है, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। वोट लेने के बाद में वो चले जाते हैं। यही आक्रोश कोटद्वार की जनता में था कि हमारा अपना प्रत्याशी होना चाहिए और इसलिए कोटद्वार की जनता ने मन बनाया है कि धीरेन्द्र चौहान के रूप में कोटद्वार की जनता निर्दलीय चुनाव खुद लड़ रही है। अब आप किसको देखते हो? आपका फाइटर कौन देखता है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो जब कोटद्वार की जनता, जब जनता ही सड़क पे उतर जाए तो किससे फाइट? जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के पास आएंगी कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, और जब जनता ने फैसला कर लिया है कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कौन सी राजनीतिक पार्टियां? बागेश्वर जिला कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए पत्रकार वार्ता की। पार्टी उम्मीदवार रंजीत दास द्वारा जारी घोषणा पत्र में जिले की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों पर कार्य करने का आश्वासन दिया। पार्टी के जिला प्रभारी अजय पासवान ने कहा कि इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के विजय होने पर जिला विकास प्राधिकरण और महायोजना को समाप्त किया जाएगा। अपना स्थानीय मैनिफेस्टो हमारे विधानसभा बागेश्वर का जारी किया है हमारे कैंडिडेट उनके द्वारा। वैसे हमारा जो उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे जो छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे हैं उनका निदान करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे रणजीत दास जी जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे विकास प्राधिकरण है, आपका महायोजना है, हमारे ITI पॉलिटेक्निक जो कांग्रेस कार्यकाल में खोले गए थे वो आज बिल्कुल मरणासन हालत में है। कांग्रेस उनको पुनर्जीत करेगी और हमारे आने वाले पीढ़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। इसलिए हमने जितने भी पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनको हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। हमने कमिटमेंट किया है जनता से, चाहे वो हमारे विधानसभा स्तरीय हो या प्रदेश स्तरीय हो, उसके निवारण के लिए हर साल उसकी समीक्षा की जाएगी। ये नहीं कि बीजेपी तरह घोषणा कर दी गई और उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया। कांग्रेस मसूरी MPG कॉलेज में BA और BSc के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट न आने के कारण दर्जनों बच्चों का भविष्य अधर में फंस गया है। बताया जा रहा है कि 30 से 35 छात्रों के नंबर कम है, जिस वजह से उनके बैक पेपर नहीं दिया गया और उनके 4थे सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं घोषित हुए हैं। ऐसे में छात्रों का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी MPG कॉलेज में एडमिशन को लेकर परेशान हो रहे छात्र छात्राओं ने छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में कॉलेज प्रशासन और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जल्द उनके एडमिशन करने की मांग की गई, जिससे कि उनका भविष्य खराब न हो। कुछ समस्याएं बच्चों की सेमेस्टर सिस्टम में आ रही हैं, तो इसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ जो BSc फर्स्ट एंड सेकंड जो सेमेस्टर था उसका 13 तारीख को रिज़ल्ट आया है और जबकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 तारीख थी। तो विश्वविद्यालय को इस आशय का हमने एक पत्र लिखा है कि इन बच्चों का रिज़ल्ट देर से खुला है और आप जो है इनको परीक्षा फॉर्म का जो पोर्टल है वो खोलने की कृपा करें। तो इसको 2 बार हमने मेल कर दिया है और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम BA में आ रही है कि BA में वो बच्चे जिनके क्रेडिट पूरे नहीं थे वो एडमिशन नहीं ले पाए और अब हम उन बच्चों का क्या कर रहे हैं, एक कमेटी बना के उनका एडमिशन ले रहे हैं और वो जो बैक पेपर हैं जब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके क्रेडिट पूरे नहीं होंगे, तब तक वो थोड़ा सा उनके उसमें परीक्षा परिणाम में दिक्कत है। 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अगर अब 5th सेमेस्टर जब उनका आएगा तो 5th और 3rd का जो है एक साथ वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के क्रेडिट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो उसको मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो है उनके दिक्कत है, उनका तब तक एडमिशन नहीं किया जा सकता और हम लगातार जो है विश्वविद्यालय के संपर्क में हैं कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट आप यथाशीघ्र खोलने की कृपा।
काशीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, जो लंबे समय से लोगों की जिंदगी में नकली दवा के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अचानक गश्त के दौरान एक भवन में संचालित हो रही नकली दवा की फैक्ट्री की जानकारी मिली, तो पुलिस ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित कर फैक्ट्री में बन रही दवाइयों की जाँच की, तो पता चला कि फैक्ट्री में नकली और जानलेवा दवाइयाँ बनाई जा रही थी। इस फैक्ट्री को संचालित करने वाले व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी हरिद्वार में नकली फैक्ट्री संचालित करने पर पहले से ही मामला न्यायालय में चल रहा है। वहीं पुलिस ने फिलहाल फैक्ट्री की दवाइयां और मशीनों को सीज कर लिया है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। देखिए, इसमें थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही हैं। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया, तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं, लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए, और जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है। इसके द्वारा वहाँ पे मजदूरों के माध्यम से एम्प्लॉय किए गए थे। 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे भेजी जा रही थी, और नॉर्मल सप्लाई में उनको मिक्स किया जा रहा था। तो इनको अरेस्ट करके आईपीसी की धारा में और फूड और कॉस्मेटिक एक्ट है जो, उसमें इनको 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा गिरोह है। पूर्व में भी कुछ मुकदमे प्रकाश में आए हैं इसके हरिद्वार में, जहां इसके द्वारा सिमिलर मोडस ऑपरेंडी की गई है, और इसके द्वारा अलग अलग जगह पे किराए पे मकान लेके इस फैक्ट्री का संचालन किया जाता है। उसकी हिस्ट्री जो है थाना पुलिस द्वारा पता की जा रही है और जल्द ही इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये काशीपुर वाली फैक्ट्री कब से इन्होंने बना रखी थी? कब से? ये तकरीबन 1 माह के आसपास आया है, और इन्होंने काफ़ी इसमें कुछ लाखों की दवाई जो है ऑलरेडी भेजी है, क्योंकि अभी भी बेचना जारी है और कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं। तो हम जो संबंधित जहाँ पे ये खपाई जा रही थी दवाइयाँ, उनके जिला पुलिस को संपर्क करके इसकी सूचना भेजें। तो इसके अलावा उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में इनका जाल फैला हुआ था? क्या देखिए, यूपी में ज़्यादा सप्लाई की सूचना मिली है, लेकिन पुनः मैंने जैसे बताया, क्योंकि जहाँ बनाते हैं वहाँ खपा नहीं सकते हैं, तो ये जो है कई डीलरों के माध्यम से ये तकरीबन 500 का जो पता है 25 रुपये में बेचते हैं। तो इतनी ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन उसमें गहनता से पूछताछ करके और बाकी जो हमारी सर्वेलेंस है उससे हम सटीक जानकारी निकाल के संबंधित ज़िले में उनसे अवगत कराएंगे और वहाँ पे भी कार्रवाई कराएंगे। सर, कब से चल रहा था ये? 1 महीना। जी, वो जानकारी हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि पूर्व में मुकदमे हैं, हमने प्रेस नोट में आपसे शेयर किया। क्या मादक पदार्थों का भी कुछ जखीरा इसमें शामिल नहीं, इसमें जो है नॉर्मल दवाइयाँ सिप्ला कंपनी जो बनाती है और ग्लेनमार्क कंपनी, तो ट्रेडमार्क होता है उनका, उसमें भी और भी धाराएं लगी हैं। तो अभी तक ऐसा प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन नॉर्मली जो है समझ लीजिए इतना गैप है फेक मेडिसिन के और उसके प्राइजेस में, तो ये पूर्ण रूप से लालच में आने के साथ साथ और आम जनता की जो स्वास्थ्य है उसके साथ पूरा खिलवाड़ करने की एक साजिश। सर, इतना बड़ा काम हुआ है तो क्या कुंडा पुलिस को इनाम की घोषणा? जी बिल्कुल, इनाम दिया जाएगा। जो पहले 2500 का था, अभी एसएसपी के माध्यम से 25,000 हो चुका है, तो 25,000। जनपद नैनीताल के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता और निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देशन के क्रम में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अजय सिंह ने महिला कर्मचारियों को MBPG कॉलेज में 300 मतदान कार्मिकों को संयुक्त रूप प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और 14 फरवरी को मतदान होना है। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। जनता की उम्मीद थराली विधानसभा गढ़वाल की सबसे दूरस्थ विधानसभा के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। वहीं जनता का कहना है कि वह इस बार ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो विकास की गति को बढ़ाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर काम करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसकी आवाज़ सुनी जाए, उसकी आवाज़ को दबाया ना जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए। क्या कुछ खास स्थानीय मुद्दे कहाँ तक? देखो, पार्टी प्रत्याशी की बात ना करते हुए पहले हमने काफ़ी सारे चुनाव देखे हैं। आप भी मीडिया कर्मी हो, मंदिर मार्ग पे नाला पड़ा हुआ है, ऐसी गंदी कंडीशन है, कितनी पार्टियाँ आगे कितनी चलेगी। हमने बीजेपी को भी देख लिया जो राम राम मंदिर के नाम से चिल्लाती हैं। अब मंदिर के आगे नाला ऐसा बना हुआ वो आज तक साफ नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी देख लिया है, वो नाला आज तक नहीं सुधरा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो कोई भी इतने हमारे जो चुनाव वाले
जा रहे हैं बंदे, वो भी देख रहे हैं उस कंडीशन को। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको साफ किया जाए। हम चाहते हैं जो भी सरकार आए हमारी, ऐसी सरकार आए जो सुने, कर्मचारी सुने और तहे दिल से गुमराह ना किया जाए। ऐसी सरकार चाहते हैं जो ईमानदार हो, जो क्षेत्र का विकास करे, प्रदेश का विकास करे और क्षेत्रीय मुद्दों में, प्रदेश के मुद्दों में जनता का साथ है। तो वर्तमान में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति है और इस विगत 5 सालों में इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कार्य नहीं हो पाए। जो सरकार सड़क का कोई भी हो, स्वास्थ्य के संबंध में या कोई भी विकास कार्य हो, चाहे रोड है, सड़कें हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, हम भी चाहते हैं कि भाई सरकार पिंडर घाटी को देखते हुए, जैसे कहीं पर रोड की अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, उस समय हम यही देखना चाह रहे हैं कि भैया जो सरकार हम लोगों को सहयोग करेंगे, हम उसी को ही वोट दें। सबसे पहले ये मुद्दा होगा कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं आज उत्तराखंड में। आप देख रहे होंगे शिक्षा का बहुत स्तर गिरा हुआ है और बेरोजगारी तो इतनी चरम पर है कि हर 10 में से 3 लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति है आज उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड से जो सरकार आए वो सबसे पहले बेरोजगारी पे ध्यान दें। 14 फरवरी को मतदान होना है। हम यहाँ पर चाह रहे कि शिक्षा और स्वास्थ्य या बेरोजगारी तो है, पर स्वास्थ्य के उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी सरकार आए जो हमारे यहाँ थराली जो हॉस्पिटल है इसमें अल्ट्रासाउंड मशीनों का करवाई और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा होने। पहाड़ों के और विशेषकर उत्तराखंड देश आप गए मेन जो समस्याएं हैं उनमें बेरोजगारी और बेतहाशा वृद्धि और विशेषकर किचन में माता बहनों के लिए जो गैस सिलेंडर है, सरकार ने उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर तो दिए, आज ये स्थिति है कि उसको भरने के लिए आंसू आ रहे हैं। इसलिए जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो इन मेन मुद्दों को फोकस न करते हुए कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट लेना चाहती है और उत्तराखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए एक स्थिर सरकार, स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है और हमें विशेषकर पढ़ी लिखी और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आज सोचना पड़ेगा कि किसी पार्टी को नहीं, विशेषकर ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो कि बुद्धिमान हो, शिक्षित हो और विधानसभा में जाकर के इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को जो है कि पटल पे विधानसभा के रख सके और इस क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसी सरकार हमें बनानी है और इस क्षेत्र से हम। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।